नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। कांग्रेस की दूसरी सूची आ गई। राजस्थान के लिए वो पहली सूची थी। पहली सूची में कांग्रेस ने 39 प्रत्याशी घोषित किए थे, आज 43 प्रत्याशी घोषित किए, कुल 82 प्रत्याशी हो गए। इसमें राजस्थान की 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। सबसे बड़ी बात, वैभव गहलोत की सीट बदली गई है। जोधपुर से उन्हें जालोर सिरोही की सीट पर उतारा गया है। पिछला चुनाव भी वो जालोर सिरोही से ही लड़ना चाहते थे। जब उनके नाम की चर्चा हुई तो अशोक गहलोत उठकर बाहर चले गए कमेटी की बैठक से, और उनके पीछे से सचिन पायलट ने कहा कि जोधपुर से चुनाव लड़ाओ, पिता की सीट से लड़ेंगे, ज़्यादा अच्छे वोटों से जीतेंगे। जब गजेंद्र सिंह शेखावत से हार गए थे वैभव गहलोत, तो सरेआम और प्रेस के सामने भी अशोक गहलोत ने कहा था कि इनकी हार का कारण या जिम्मेदारी उनसे पूछो जिन्होंने ये कहा था कि जोधपुर से ही लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी। तो अब वैभव गहलोत उस सीट से लड़ रहे हैं जो अशोक गहलोत भी चाहते थे, वैभव गहलोत को भी सूट करती है। और सामने है लुम्बाराम चौधरी, ज़्यादा लोकप्रिय और चर्चित नाम नहीं है, बीजेपी के आरएसएस के हैं। जातीय समीकरण जरूर उनका बन रहा है, लेकिन वैभव गहलोत के लिए भी ये अनुकूल सीट है। इस वक्त जो परिस्थिति है, देवजी भाई पटेल सांसद थे, यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े, सांचौर से हार गए, जमानत गंवा बैठे, 2 बार के सांसद, और उसके बाद वहाँ से निर्दलीय जीते। वो अब बीजेपी के साथ रहेंगे या अशोक गहलोत के बेटे के साथ हो जाएंगे, जीवाराम चौधरी, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह अभी लोगों के दिमाग में है। लेकिन करण सिंह उच्चाड़ा को जोधपुर से टिकट दिया गया गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस का। उन्हें टिकट देने का सीधा फायदा वैभव गहलोत को जालोर सिरोही की सीट पर होगा, जहां करण सिंह उच्चाड़ा राजपूत है, और एक बड़ा वर्ग राजपूतों का इस इलाके में है जो अब वैभव गहलोत के साथ जा सकता है। एक कॉम्बिनेशन बना है जोधपुर और जालोर सिरोही के कांग्रेसी उम्मीदवारों के बीच में है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जोधपुर से अगर जाट खड़ा करेगी कांग्रेस तो शायद चुनाव मंडेगा या नहीं मंडेगा, इसमें शक होगा। लेकिन अगर गैर जाट खड़ा करेगी तो निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए वोटों का पोलराइजेशन होना मुश्किल होगा। जातीय पोलराइजेशन, राजनीतिक पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहा। जय श्री राम के वोट तो उनके ही हैं, 370 के वोट उनके हैं, मोदी है तो मुमकिन वोट उनके हैं। लेकिन राजपूत वोट एक तरफा पड़ जाए, ऐसा फिर नहीं होगा जैसा कांग्रेस ने कर दिया है। राजपूत के सामने राजपूत उतारा है, चुरू में जाट के सामने जाट राहुल कसवा को उतारा, जिस पर मैं फिर चर्चा करूंगा अभी। गोविंद मेघवाल तो उतरते ही अर्जुन मेघवाल के सामने, क्योंकि वो सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो गोविंद मेघवाल अर्जुन मेघवाल का मुकाबला करेंगे कांग्रेस की तरफ से बीकानेर में। और यादव के सामने यादव उतारा, भूपेंद्र यादव के सामने जो दिग्गज हैं, केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त, उनके सामने ललित यादव जो एमएलए हैं इस वक्त कांग्रेस के, उनको उतारा, जो कंप्लीटली बहुत नौजवान है, चुनाव लड़ने ज़्यादा अनुभव नहीं है, पहली बार के एमएलए हैं, पर उनको उतारा है ताकि यादव वोट का पोलराइजेशन भूपेंद्र यादव के पक्ष में ना हो। और यादव वोटों में यदि कोई सेंधमारी हो सके, यदि कोई दूसरा पक्ष है यादवों का, तो जातीय आधार पर वो पोलराइज ना होकर के कांग्रेस के साथ भी आ सके। इस दरवाजे खुला रखा है। तो कांग्रेस की इस लिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शुरू से लोगों में धारणा बन रही थी कि कांग्रेस का चुनाव नहीं मंडेगा और कांग्रेस वॉकओवर दे देगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन इस लिस्ट के बाद ऐसा नहीं है। हरीश मीणा वर्तमान एमएलए हैं, उनको उतारा गया है टोंक सवाईमाधोपुर से। सामने कौन उम्मीदवार है अभी तय नहीं है, लेकिन उम्मीद यह है कि या तो बैसला परिवार से कोई आएगा, किरोड़ सिंह बैसला के परिवार से, या सौम्या गुजर उतरेंगी, या फिर नासू सिंह गुजर की पत्नी उतरेंगी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं बीजेपी की। तो इसलिए गुजर प्रत्याशी के सामने आने की चांसेस हैं। और ये सचिन पायलट की चॉइस है हरीश मीणा। एक बार पहले जब नमो नारायण मीणा, हरीश मीणा के बड़े भाई, हरीश मीणा भी डीजी पुलिस रहे हैं राजस्थान में, एमएलए भी, नमो नारायण मीणा भी सांसद रहे हैं, और दौसा से भी और टोंक सवाईमाधोपुर से भी। वो जब लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर नमो नारायण मीणा, तो सामने किरोड़ी बैसला थे, और जाट वर्सेस गुजर चुनाव हुआ था खुल करके
नहीं क्षमा करें, मीणा वर्सेस गुजर चुनाव हुआ था खुल करके, और उसमें एक आखिरी मशीन उलझ गई थी और उस मशीन से फैसला हुआ, नमोनारायण मीणा जीत गए, केवड़ी फैसला हार गए। मुझे लग रहा है अब इस बार फिर नमोनारायण मीणा के परिवार वर्सेज किरोड़ी सिंह बैसला का परिवार आमने सामने हो सकते हैं। नहीं तो ये तो तय है कि मीणा वर्सेज गुजर आमने सामने होंगे। और जब सचिन पायलट अगर हरीश मीणा के साथ हैं तो गुजरों के लिए आसान नहीं होगा कि गुजर प्रत्याशी होते हुए भी कांग्रेस के खिलाफ जाएं, क्योंकि वो सचिन पायलट की खुद की प्रतिष्ठा का सवाल होगा। सचिन पायलट टोंक से एमएलए हैं, उनका इलाका है। इसलिए इस लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे कठोर चुनाव, ताकत का इस्तेमाल करने वाला चुनाव होगा तो टोंक सवाईमाधोपुर होगा पहला। दूसरा होगा चुरू में, जहां बीजेपी के वर्तमान सांसद राहुल कसवा को टिकट कटने के बाद कांग्रेस ने अपने में शामिल किया और राहुल कसवा को उन्होंने टिकट दे दिया कांग्रेस का। राहुल कसवा ने सीधे सीधे कहा है कि राजेंद्र राठौड़ ने उनका टिकट कटवाया और उन्होंने ये चुनाव राजेंद्र राठौड़ वर्सेज राहुल कसवा कर दिया है। तो ये एक जाट अस्मिता का सवाल उठाने की कोशिश करेंगे राहुल कसवा। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने जिन्हें प्रत्याशी बनवाया है, देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक में पदक विजेता हैं और वो जाट ही हैं। राजेंद्र राठौड़ ने ऐसा नहीं है कि अगर टिकट कटवा भी दिया, मान लिया जाए, तो जाट का काट के कोई राजपूत नहीं रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि सिटिंग एमपी का टिकट कटा है, राहुल कसवा पॉलिटिकल जाट फैमिली से आते हैं, उनका ससुराल पक्ष भी पॉलिटिकल जाट फैमिली का है, उनके फादर भी सांसद रहे हुए हैं। और अगर इन्हें नरेंद्र बुढ़ानिया और दूसरे कांग्रेस के जो लीडर हैं जाट, उनका समर्थन मिल गया तो शायद बीजेपी को इस सीट को निकालना बहुत भारी पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक करण सिंह उचाड़ा का मैं जिक्र कर चुका, काफ़ी संपन्न है, काफ़ी ताकतवर आदमी है, चुनाव अच्छा लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उदयलाल आंजना को चित्तौड़ से टिकट दिया गया सीपी जोशी के सामने। सीपी जोशी सांसद भी हैं और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। उदयलाल आंजना पहले भी सांसद रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, जिला प्रमुख रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ना बखूबी जानते हैं और साधनों की कोई कमी नहीं है उदयलाल आंजना को। इसलिए ये चुनाव भी टक्कर वाला हो सकता है, क्योंकि जो चंद्रभान सिंह आक्या हैं, जो निर्दलीय बगावत करके बीजेपी चुनाव लड़े हैं, अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ते हैं, सीपी जोशी से उनकी अदावत हुई है, तो उदयलाल आंजना को उसका फ़ायदा मिलेगा। हालांकि यहाँ बीजेपी के लोग ज़्यादा जीते हैं, विधानसभा चुनाव अच्छे जीते हैं। एक मंत्री भी हैं गौतम तक वहाँ से, सीचन कृपलानी भी हैं, सुरेश धाकड़ भी हैं। अच्छा बीजेपी का यहाँ पे रुतबा है। लेकिन उदयलाल आंजना को बूथ टू बूथ चुनाव लड़ना आता है, चुनाव लड़ने की कला में निपुण है, इसलिए चुनाव भारी होगा। ताराचंद मीणा उदयपुर के कलेक्टर थे, कल ही उनका वीआरएस मंजूर हुआ और पुराने दर्शक जिन्होंने फर्स्ट इंडिया पर मेरा शो विधानसभा चुनाव में देखा है, याद होगा एक दिन ताराचंद मीणा को कलेक्टर रहते हुए सम्मानित किया गया था, प्रधानमंत्री ने भी सम्मानित किया था और उनका सम्मान किया था बहुत ज़बरदस्त शब्दों से और मालाओं से महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने, जो उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे अशोक गहलोत सरकार में। बाद में महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी चले गए और प्रत्याशी हो गए बांसवाड़ा डूंगरपुर से, परंतु उदयपुर के तत्कालीन कलेक्टर आज कांग्रेस के टिकट पर उदयपुर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान उतरे हैं। रिजर्व सीट है एसटी के लिए और ताराचंद मीणा उदयपुर के शहर को भी अच्छी तरह जानते हैं, उदयपुर शहर भी उनको अच्छी तरह जानता है। गाँव के इलाकों में अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट में बाप से कोई एग्रीमेंट हो जाता है, गठबंधन हो जाता है कांग्रेस का, तो ताराचंद मीणा उदयपुर की सीट पर कांग्रेस टिकट पर बहुत भारी पड़ेंगे बीजेपी को, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक और संजना जाटव को टिकट दिया है भरतपुर से, रामस्वरूप कोहली के सामने लड़ेंगी वो। तो रामस्वरूप कोहली के सामने हमेशा वहाँ पे जाटव, बैरवा, कोहली ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं और ये भरतपुर की सीट के नतीजे बहुत हद तक करौली धौलपुर की सीट पे निर्भर करते हैं। अगर कांग्रेस ने वहाँ किसी बैरवा को टिकट दिया करौली धौलपुर में, तो टोंक में फ़ायदा होगा कांग्रेस को, दौसा में फ़ायदा होगा, भरतपुर में फ़ायदा होगा। इस पर बात कर रही है, लेकिन बीजेपी भी उस दिशा में सोच रही है। तो अभी ये टिकट जब आते हैं तब पता लगेगा कि क्या परिस्थिति बनती है। आइए सुनते हैं वैभव गहलोत ने, राहुल कसवा ने और करण सिंह उचाड़ा ने, जो तीनों कांग्रेस के प्रत्याशी बने, आज क्या कहा है। राजस्थान से लोकसभा चुनाव के अंदर अच्छा रिजल्ट
रहेगा पूरे राजस्थान से। और जिस तरीके से इस बार अब जनता में भी ये आभास है कि जिस तरह से कांग्रेस की पिछली सरकार ने अच्छे काम किए थे और अब जनता ये वापस मानस बना रही है कि कांग्रेस को आशीर्वाद दे। एक व्यक्ति विशेष के कारण के दबाव में पार्टी चलती रही और दम घुटने लग गया ऐसे समय पे जहां पे पार्टी दूसरे पक्ष की बात को सुनने का ही इच्छुक नहीं थी। प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष रहे उनका मैं विफलता मानता हूं कि कभी भी उन्होंने इस पहल को शुरुआत नहीं करी। और किसान कौम की तरफ से हम आते हैं, हमारी सोच रहती है विकास का काम कराना, सच्चाई ईमानदारी के साथ में हमने लोकसभा के अंदर बेहतरीन कार्य करवाए, डेवलपमेंट के नए आयाम खड़े करे और भारत सरकार की जितनी भी स्कीमें थी उन स्कीमों का बेस्ट एग्जीक्यूशन चूरू के अंदर कराने का काम किया। जब सुनता कोई नहीं है, दुख होता है और आक्रोश पैदा होता है जनता के अंदर। जनता की आवाज़ सुन के जब जाती है तो जनता को महसूस होना चाहिए कि आज कोई वहाँ पे ऐसा व्यक्ति भी है किसी एक पक्ष को सुनेगा, पर एक व्यक्ति के हाथों में पार्टी चली गई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और आक्रोश जो हमारे लोगों में था उसी कारण हमें दम घुट रहा था हमारा बहुत ज़्यादा, और हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। न तो विकास का काम किया है न कोई तरीका काम किया है, तो उनके सामने मुद्दे की जरूरत ही नहीं है, वैसे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अगर जोधपुर में गहलोत साहब का महाराजा उमेश सिंह जी का काम निकाल दो तो जोधपुर वैसे जीरो हो जाता है। जो राजाओं के राज में महाराजा उमेश सिंह जी और लोकतंत्र में 70 साल में गहलोत साहब, इन दोनों को निकाल दो तो जोधपुर वैसे जीरो हो जाता है। और एक टिकट की चर्चा रह गई थी, झुंझुनू से मिला है ब्रजेंद्र ओला को टिकट। वर्तमान में एमएलए भी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं गहलोत सरकार में। शीशराम ओला के बेटे हैं। शीशराम ओला जिला प्रमुख रहे हैं। शीशराम ओला विजेंद्र ओला की पत्नी जिला प्रमुख रही है। पूरा ओला परिवार राजनीतिक परिवार है। शीशराम ओला केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री रहे हैं। लंबे समय तक झुंझुनू की राजनीति पर राज करने वाला ओला परिवार एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। विजेंद्र ओला खुद लड़ रहे हैं। विधायक होने के बावजूद 3 विधायक उतारे हैं कांग्रेस ने, हरीश मीणा, ललित यादव, ब्रजेंद्र ओला। और ब्रजेंद्र ओला भी अभी इनके सामने प्रत्याशी नहीं आया झुंझुनू से, लेकिन भाजपा को प्रत्याशी उतारने में काफ़ी सोचना समझना पड़ेगा झुंझुनू की सीट पर। और क्या जाट के सामने वो भी यहाँ जाट प्रत्याशी उतारेंगी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में राहुल कसवा प्रकरण और पहले से खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के नाम लेकर के हनुमान बेनीवाल और इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते चले गए अगर, तो जाटों के इलाके में भाजपा को भारी मुश्किलात पेश आने वाली है। यहाँ तक कि नागौर में भी ज्योति मिर्धा को चाहे विजयपाल मिर्धा आ गए हों, चाहे और परिवार आ गए हों, रिशपाल मिर्धा आ गए हों, फिर भी जाटों के बीच में बीजेपी को असर डालने में, वोट हासिल करने में काफ़ी परेशानी पेश आ सकती है इस राहुल कसवा प्रकरण के बाद, ये मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि चूरू में देवेंद्र झाझड़िया जाट हैं और राजेंद्र राठौड़ ने उनका साथ दिया, तो राजेंद्र राठौड़ की भी एक अच्छी फॉलोइंग है चूरू में, जो अदर देन राहुल कसवा वोट दे सकती है, देगी ही मुझे लगता है। इसलिए एक अच्छी फाइट चूरू में दोनों में होगी, ऐसा अभी आसार नजर आ रहा है। आज एक बड़ी घटना हुई। बीजेपी ने, जैसे नीतीश ने तो मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा देकर फिर मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, पर यहाँ भाजपा ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा कराकर वापस अपनी पार्टी के दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर 9 साल से मुख्यमंत्री थे, गैर जाट को मुख्यमंत्री बना रखा था। ये जाटों को लगातार नागवार गुजरा था और चूंकि पूर्ण बहुमत पिछली बार नहीं ले पाए थे और 90 में से 41 सीट आई थी, तो उनको मजबूरन जननायक जनता पार्टी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसका समर्थन लेना पड़ा। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा और दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम से आज हटा दिया गया। एक तरह से हटाना इसको नहीं कहते, लेकिन इस्तीफा दिया मनोहर लाल खट्टर ने। दुष्यंत चौटाला की पार्टी से संबंध गठबंधन तोड़ा बीजेपी ने और नायाब सैनी को, जो सांसद है कुरुक्षेत्र से, उनको चीफ मिनिस्टर की शपथ दिला दी। 5 मंत्रियों ने और शपथ ली। इसमें चौटाला परिवार के, दुष्यंत चौटाला के दादा ओम प्रकाश चौटाला के भाई रणजीत चौटाला, जो इस पूरी उससे अलग हैं, ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के खिलाफ रहे हैं, राजनीति में अलग रहे हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। इसलिए देवीलाल का परिवार मौजूद है, पर देवीलाल के पड़पोते जो डिप्टी सीएम थे वो अब हरियाणा के डिप्टी सीएम नहीं रहे हैं। आज सुबह थे, शाम को नहीं रहे। ये क्यों हुआ? इसका अर्थ ये है, कोई ऐसा नहीं है कि
गैर जाट मुख्यमंत्री को हटा के जाट मुख्यमंत्री ले आए जाटों को खुश करने की। ऐसा नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी ने ओबीसी के नायब सैनिक को बना करके अदर देन जाट वोट पोलराइज करने की कोशिश की है। और गठबंधन इसलिए तोड़ा है कि बीजेपी को यह सूट करता है कि कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी जब कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में वीरेंद्र चौधरी, तब कम से कम हर सीट पर 3 जाट, 10 सीटें हैं हरियाणा में, कम से कम 3 जाट मैदान में आएंगे। एक इनेलो का आएगा, एक जेजेपी का आएगा, एक कांग्रेस का आएगा। इनमें गठबंधन नहीं संभव है। 3 जाटों के बीच में से बीजेपी 10 ही सीट पर अपनी राह निकाल ले। ओबीसी को एक करके, गैर जाट कम्युनिटी को एक करके ये कोशिश की है बीजेपी ने। आज ठगे से महसूस कर रहे थे दुष्यंत चौटाला कि 4 साल से डिप्टी सीएम थे, सरकार थे, लेकिन वो 2 सीट मांग रहे थे। उनको 2 सीट लोकसभा की 10 में से देने को तैयार नहीं हुई बीजेपी। कल शाम तक वो मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री को अटेंड कर रहे थे, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे, प्रधानमंत्री के साथ चाय बिस्कुट शेयर कर रहे थे और बहुत तारीफ की प्रधानमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर की समारोह में हरियाणा में। और आज उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया और उन्हीं दुष्यंत चौटाला को जो कल उनके साथ थे उनका स्वागत करते अपना पद गंवाना पड़ा। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या कहा दोनों ने, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन एक संदेश है राहुल कस्बा प्रकरण का और हरियाणा में परिवर्तन का। किसान आंदोलन, हरियाणा में गैर जाट ध्रुवीकरण की कोशिश और राहुल कस्बा को कांग्रेस में लेकर टिकट देना और राहुल कस्बा का टिकट कटना, इस सब को मिलकर के किसान कम्युनिटी में जाट जिसमें प्रमुख रूप से आते हैं, उनमें भाजपा का क्या संदेश जा रहा है, अगले चुनाव में उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, ये विचारणीय विषय भाजपा आला कमान के लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।